दोस्तों, इस्राइल के कतर पर हमला करने के बाद क्या हालात बदल गए हैं? क्या अरब ममालिक को यह एहसास हो गया है कि एक एक कर सब खतरे में हैं? क्या उन्हें यह एहसास हो गया कि वो ख्वाब गफलत में थे? क्या उन्हें यह लगने लगा है कि इस्राइल अगर ईरान पर हमला कर सकता है, इस्राइल और हमास के बीच मीडिएटर का, सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर पर हमला कर सकता है, तो फिर इस्राइल किसी पर भी हमला कर सकता है। यह अलग बात है कि इस्राइल को किसका साथ मिल रहा है, किसका नहीं, यह एक अलग बहस है। लेकिन हमला तो इस्राइल कर रहा है। हमला इस्राइल अगर कतर पे कर सकता है, तो क्या इस्राइल के हमले से कुवैत भी नहीं बच सकता? क्या इस्राइल के हमले से यूएई भी नहीं बच सकता? क्या इस्राइल के हमले से सऊदी अरब भी नहीं बच सकता? क्या मिस्र पर भी इस्राइल हमला कर सकता है? क्या उर्दन यानी जॉर्डन पर भी इस्राइल हमला कर सकता है? क्योंकि आप देखें, अभी एक दिन पहले की बात है, हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान पर हमला, सीरिया पर हमला, फलस्तीन में तो हमले हो ही रहे हैं, कतर पर हमला, ऐसे तमाम मुल्कों पर इस्राइल हमले कर रहा है, ट्यूनीसिया पर हमला। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, यकीन मानिए। इस बार शायद जो कैलकुलेशन रहा होगा इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का, वो कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि देर से ही सही हालात ऐसे बन रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक, इस्लामिक कहना शायद सही नहीं होगा, मुस्लिम ममालिक लेने जा रहे हैं। अब वो क्या कदम लेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन जो उसके हालात हैं, उसके जो सिम्टम है, उसकी जो निशानियां हैं, जो अलामात हैं, वो ये जाहिर कर रही हैं। क्योंकि देखिए, ये लगभग सभी के जहन में ये सवाल है कि इस्राइल जो कर रहा है, वो चाहे जो वजह हो, लेकिन जो आलमी कवानीन हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उसकी वो सिरे से खिलाफ वर्जी कर रहा है। ही इज वायलेटिंग ईच एंड एवरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इस बात को कोई और नहीं बल्कि खुद जो यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय ममालिक है, वो भी कह रहे हैं। फ्रांस भी इसको जो है इसकी मजम्मत कर रहा है, वो कतर के साथ है। वो कह रहा है कि ये जो हुआ वो गलत है, क्योंकि ये सॉवरेनिटी पर हमला है। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर बिना किसी बड़े जवाज के यूं ही हमला नहीं कर सकता। तो अगर इस्राइल कतर पर हमला कर देता है, और वो कतर जो इस्राइल और हमास के बीच जंग बंदी या सीज फायर के लिए कई बार अपनी कोशिशें करता रहा है, कई बार ये कोशिशें कामयाब भी हुई हैं, जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, उस कतर को इस्राइल ने निशाना बनाया। आपको बता दें कि क्या तब्दीलियां हो रही हैं। सबके जहन में यह सवाल है कि आगे क्या होगा, सऊदी अरब क्या करेगा, कुवैत का क्या रोल है, यूएई क्या कर सकता है, ईरान की क्या सोच हो सकती है, तुर्की का जवाब क्या हो सकता है, पाकिस्तान का अमल क्या हो सकता है। क्या ऐसा है कि जो चीज आप सोच रहे हैं, जो हर एक इंसान और हर एक मुसलमान के जहन में है, क्या वो ये ममालिक नहीं सोच रहे? है ना ये बड़ा सवाल। आपको बता दूं कि मंगल को यह हमला किया था किसने? इस्राइल ने, कतर पर, कतर की राजधानी दोहा पर। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद से कई तरह की बातें हुई, लेकिन ईरान ने फिर सबको याद दिलाया। ईरान ने कहा कि हमने पहले ही बाखबर किया था कि कोई इस्राइल के इस मक्कारी से बच नहीं सकता। इस्राइल का जो इरादा है वो बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि वो अपने खतरनाक इरादे की तकमील के लिए एक एक करके सबको निशाना बनाए, हमें एकजुट होना होगा। इस्लामी ममालिक को, अरब ममालिक को, मुस्लिम दुनिया को एकजुट होना होगा, इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा। यह ईरान कहता रहा है, और ईरान ने तो दिखा भी दिया। ईरान ने इस्राइल को दिखाया और दुनिया ने देखा कि किस तरह से इस्राइल ने जब ईरान पर हमला किया था, बेशक ईरान का भी कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ईरान ने जो जवाबी हमला किया, उसके बाद आपको याद होगा किस तरह से तेल अवीव में सायरन बजते थे। तेल अवीव और यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों पर, आसमान पर किस तरह से मिसाइल की जो दाग देखे जाते थे, मिसाइल की जो लहरें और मिसाइल की जो आवाज जो वहां पर होती थी, उस आवाज से फिर वहां कैसे सायरन बजते थे। और यहूदियों में, जो इस्राइल की आबादी है, उनमें एक बेचैनी और इस्तराब होता था, और वो भाग दौड़ करके अपनी जान बचाने के लिए वो शेल्टर्स में चले जाते थे, जेर जमीन बैरक में चले जाते थे। तो ईरान ने तो दिखा दिया, और शायद इसीलिए इस्राइल ने ईरान पर दोबारा उस तरह से हमला करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ईरान तैयार था? क्या ईरान तैयारी कर रहा था, कर रहा है? और क्या सऊदी अरब, क्या कतर, क्या यूएई, क्या उर्दन,
क्या मिस्र, क्या यह भी तैयार है? एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं कि मामला क्या है। आपको सबसे बड़ी बात पहले यह बता दें कि दोहा में तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक की एक हंगामी मीटिंग होने जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोहा पहुंच चुके हैं। इसके लिए सऊदी से जो क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं दोहा पहुंच चुके हैं। कई और ममालिक यानी कुवैत के जो नुमाइंदे हैं वो दोहा पहुंच चुके हैं। ये चीजें जारी हैं। इस सिलसिले में इतवार और पीर को, जी हां, इतवार और पीर को कतर ने इस्लामी और अरब ममालिक की मीटिंग तलब कर ली है। अब यहां पे इस्लामी ममालिक कहे जा रहे हैं वो, चूंकि नाम तो है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और बहुत ईरान, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ इसमें बहस अलग हो सकती है, वो इस्लामी कितने हैं कितने नहीं है, इस्लामी कहा जाए या फिर मुस्लिम कहा जाए, अलग बात है। मुस्लिम ममालिक कह लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की मीटिंग तलब की है, हंगामी मीटिंग यानी इमरजेंसी मीटिंग। अरब लीग के तहत यह मुनक्किद होगी। ये जो मीटिंग होगी अरब लीग के तहत मुनक्किद होगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आप मीटिंगें कर लें, आप मुलाकात कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप इस्राएल को सबक सिखाने के लिए इकदाम क्या करने जा रहे हैं, कदम क्या उठाने जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था कि हर रोज किस तरह से फिलिस्तीन में, गजा में हर रोज 50, 60, 70, 10, 20, 25 मारे जा रहे हैं मुसलमान, गजा के शहरी मारे जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता है कि मिस्र के बॉर्डर पर जो जहां से गजा में एंट्री ली जा सकती, वहां पर इस्राएल ने बॉर्डर को रोक रखा है। हजारों ट्रक वहां पर इमदादी सामान के साथ खड़े हैं, फंसे हुए हैं। उनमें खाने पीने की अशिया हैं, उनमें अद्वियात हैं, उनमें टेंट है, उनमें दीगर जरूरी चीजें हैं। क्या आपको नहीं पता है? तब आप क्यों नहीं हंगामी इजलास बुला रहे थे? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तब क्यों आप हंगामी इजलास नहीं बुला रहे थे? तब तो आपने यह भी किया था कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े जो बड़े सो कॉल्ड बड़े जो लीडरान हैं उनको आपने तोहफे में जाने क्या क्या दे दिया, सोने का, जी हां बिल्कुल आपको पता है, सोने का तैयारा दे दिया, बहुत सारी चीजें हुई। तब आप नींद से क्यों नहीं जागे थे? बहरहाल आपको यह बता देते हैं कि कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने कहा है कि इस्राएल की जारहियत का जवाब देने के लिए रीजनल लेवल पर, इलाकाई सतह पर, जो मिड ईस्ट है, इलाकाई सतह पर मजमूई रद्द-ए-अमल, ज्वाइंट रिएक्शन जरूरी है। अब इनको एहसास हुआ है क्योंकि बात इन तक आ पहुंची। उन्होंने इंतबाह दिया है। किसने? कतर के वज़ीर आज़म ने इंतबाह यानी वार्निंग दी है कि पूरा खलीजी खित्ता, पूरा खाड़ी जो एरिया है, बल्कि तमाम अरब ममालिक खतरे में हैं। इस्राएल की मनमानी कार्रवाइयों से अरबों के लिए नाकाबिले बयान खतरा पैदा हो गया है। अब इनको लग रहा है, बहरहाल इन्होंने कहा, महसूस कर लिया, खित्ते में अमन के इम्कानात खत्म हो रहे हैं। यह अब कतर के वज़ीर आज़म कह रहे हैं और यही बात ईरान इब्तदा से ही कहता आ रहा है। लेकिन तब शायद यह लगा था ये तो ईरान के साथ नबरद आजमा हुए हैं, तब शायद यह लगा था कि ईरान निमटे जैसे निमटना है इस्राएल से, तब शायद यह लगा था। हालांकि ऐसा नहीं है। उस दौर में भी कई दौर की बातें हुई हैं और किस किस सतह पर मीटिंगें हुई या एक दूसरे को किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, वो मदद पहुंचाई गई। कई ममालिक ने, जो अरब ममालिक से कई ने खुले तौर पर यह कह दिया कि हम अपनी फजाई हुदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किसी को भी करने नहीं देंगे, यह भी कह दिया। लेकिन कुछ लोगों ने तब भी इजाजत दी थी। उर्दन, याद होगा, जॉर्डन, बगैर जॉर्डन के फजाई हुदूद को लांघते हुए इस तरफ हमला करना इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुछ सबक तो तब शायद सीखा था, शायद, लेकिन अब एक ऐसा मौका है जो अरब ममालिक को या ये मुस्लिम देशों को सर जोड़कर सोचने पर इसने मजबूर कर दिया है। और क्यों ना मजबूर करे? वो अमेरिका जो ये कह रहा है कि मुझे पहले से पता नहीं था, यानी कि इसराइल की कतर पर हमले में मेरी रजामंदी नहीं है। फिर अमेरिका का ये कहना आता है कि हमने जब पता चला तो हमने फौरन जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात सामने आई कि अपने जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ, उनको यह कहा कि कतर को बाखबर किया जाए, लेकिन तब तो देर हो चुकी थी। कतर ने इसको डिनाई किया और कतर ने यह भी कहा है कि चूंकि हमारी पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक और शराकतदारी है सिक्योरिटी को लेकर के अमेरिका के साथ, उसके बावजूद कतर पर इसराइल हमला करता है। इसका मतलब है कि कतर के लिए अमेरिका अब उतना भरोसेमंद शायद नहीं रहा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि कतर में अमेरिका का पूरे मिड ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस कहां पर है? कतर में है। अमेरिकी फौजी बेस, फौजी अड्डा कतर में है। तब भी कतर महफूज नहीं रह सका। कतर पर इसराइल ने हमला कर दिया।
तो कतर अब यह कह रहा है कि हमें फिर से इस पर गौर करना पड़ेगा कि हम अपने इस शराकतदारी को आगे निभाएं या ना निभाएं। यानी अब उन्होंने शायद होश के नाखून ले लिए हैं, लेकिन क्या सवाल यह पैदा होता है कि बहुत देर हो चुकी है? क्या बहुत देर हो चुकी है? लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अंग्रेजी का मकूला है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। कभी ना करने से तो देर से करना बेहतर है। तो अगर देर आयद दुरुस्त आयद मान ले, तो आपको बता दें कि कतरी वजीर आजम ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा, यानी कि और भी कई इंटरव्यू उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, चूंकि हमले के बाद जाहिर सी बात है कि उनका रिएक्शन लिया जा रहा था। कतर के वजीर आजम ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलाकाई रद्द अमल होगा, रीजनल रिएक्शन होगा, यानी कि यह एहसास हो रहा है कि हमें एकजुट होना चाहिए, इलाकाई, अकेले नहीं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, नहीं, मिलकर। क्या कहा उन्होंने? कतर के वज़ीर आज़म ने कि इलाकाई रद्द अमल होगा और इसराइल की इस तरह की गुंडागर्दी पर जवाब दिया जाएगा। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया उन्होंने कि वो पूरे इलाके को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। कतर ने साफ तौर पर अरब ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। यानी जो अपील ईरान कहीं ना कहीं पहले से कर रहा था, उस अपील पर तब इन लोगों ने कान उस तरह से नहीं धरा जितना कि धरना चाहिए। इन्हें लग रहा था भाई हमें कौन कुछ कर सकता है। इसराइल की इतनी हिम्मत कहां से कि कतर पर हमला कर दे, इसराइल की इतनी हिम्मत कहां से कि किसी और पर हमला कर दे। एक दिन पहले यानी कि कतर पर हमला करने के दूसरे ही दिन इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, इसराइल ने सीरिया पर हमला किया, इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, इसराइल ने ट्यूनीशिया पर हमला किया। ये तो हमले हो ही रहे हैं। अरब लीडरान दोहा में यकजा हो रहे हैं। जी हां, ये बात जो अब हो रही है वो आपको बता रहा हूं। अरब लीडरान जो है वो दोहा क्या है? कतर की राजधानी दोहा में यकजा हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कितना अच्छा लगता है ना सुनकर के। जी हां बिल्कुल। तो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमले को मुजरिमाना अमल करार दिया है। क्या अब यह मुजरिमाना अमल है? और जो फिलिस्तीन गजा में हर रोज 10, 20, 50 लोग मारे जा रहे हैं वो मुजरिमाना अमल नहीं है? अब तक 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या वो मुजरिमाना अमल नहीं है? सवाल तो बनता है ना। बहरहाल फिर भी आपको बताते चले कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमले को मुजरिमाना अमल करार दिया है और इलाकाई इस्तेहकाम, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कतर के अमीर से दोहा में मुलाकात की। किसने? UAE के वजीर आजम ने कतर के अमीर से दोहा में मुलाकात की और गुफ्तगू के दौरान कहा कि यह कतर की खुद मुख्तारी यानी संप्रभुता, सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया तो पहले से चाह रही थी कि आप ये बात पहले से कहें कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप ये कहें कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देर तो नहीं कर दी। फिर वही कहूंगा, देर आयत दुरुस्त आयत। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE के अलावा कुवैत और जॉर्डन, उर्दन जिसको उर्दन भी कहा जाता है, कुवैत और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस, नाम देखिए क्राउन प्रिंस, जो इनका इन्हें जिस लक़ब से पुकारा जाता है, आज के दौर में ये प्रिंस कहे जाते हैं, ये क्राउन प्रिंस हैं। तो ये UAE के अलावा कुवैत और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी दोहा पहुंचे। इन दोनों शख्सियात ने भी खुलकर इसराइल की मजम्मत की और इस हमले को कतर की खुद मुख्तारी, कतर की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुतालबा किया कि इस मामले में नेतन्याहू को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, बल्कि इन्हें सबक सिखाया जाए। कैसे सबक सिखाएंगे आप? आपने उसकी तैयारी की है? कैसे सबक सिखाएंगे? ज़बानी तीर। लोग सवाल पूछते हैं, हमारे वीडियो में कई लोग कमेंट्स करते हैं, दूसरे के सवाल पूछते हैं, तो कभी कभी मैं उनकी बातें सामने रख देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अगर देखते हैं तो उस पर अपनी राय जरूर दें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आप लिखें, आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी दोहा पहुंच गए हैं। जी हां, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी दोहा पहुंच गए। कतर की राजधानी दोहा, मैंने आपको पहले बताया कि कतर इसे अरब लीग के बैनर के तहत कतर दोहा में एक हंगामी इजलास जो है कन्वीन कर रहा है। एक हंगामी मीटिंग यानी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जो इतवार और पीर को मीटिंग होगी और इसके लिए अलग अलग मुल्कों के सरबराह, जो उनके उस मुल्कों के जो लीडर है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान से दोहा पहुंच चुके हैं, जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जुमेरात के शब दोहा पहुंच चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने शूरा काउंसिल को खिताब करते हुए कहा कि हम कतर के साथ हर कदम पर खड़े हैं। जी हां, यह कहा है उन्होंने, खड़े हैं, ठीक है, आगे क्या करेंगे? सवाल तो यह है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस पर बात होगी।
बगैर किसी बंदिश के, उन्होंने कोट किया कि बगैर किसी बंदिश के, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी ऑब्लिगेशन के, मोहम्मद बिन सलमान ने शूरा काउंसिल को खिताब करते हुए कहा है कि हम कतर के साथ हर कदम पर खड़े हैं बगैर किसी बंदिश के। हम इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हैं और अरब और इस्लामी और बैन अक़वामी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। सऊदी अरब ने इशारा दिया है कि इस मामले में अमेरिका से भी गुफ्तगू की जाएगी। उसी अमेरिका से गुफ्तगू करेंगे जिस अमेरिका का कहना है कि जब हमें जानकारी मिली तो हमने बता दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उससे गुफ्तगू करेंगे। जिस अमेरिका के सरबराह से जब मिलते हैं जाकर बेंजामिन नेतन्याहू और पता नहीं क्या क्या साइन करते हैं, क्या डील साइन होती है, क्या गुफ्तगू होती है, वापस आते हैं नेतन्याहू इस्राइल, उसके बाद हमले और बढ़ जाते हैं, उसी अमेरिका से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है कि गुफ्तगू करेंगे, अमेरिका से भी गुफ्तगू की जाएगी कि उसने अपने अहम इत्तेहादी पर हमला कैसे होने दिया। मैंने आपको पहले बताया कि पूरे मिड ईस्ट में सबसे बड़ा कहीं पर अगर अमेरिका का फौजी अड्डा है, फौजी बेस है, तो वो कहां है? वो कतर में है। और वही कतर जो अब तक सालिस का किरदार अदा करता रहा है। यानी जितने भी अभी तक जो सीज फायर कई बार जो हुई हैं, हालांकि बाद फिर वो टूट गई इसराइल के बीच और इसराइल और हमास के बीच, तो उसके लिए मीडिएटर का रोल किसने अदा किया? कतर ने। उसी कतर पे इसराइल ने हमला किया है। तो सवाल यही से पैदा होता है कि क्या वाकई इसराइल चाहता भी है कि सीज फायर हो, या फिर वो इसको लिंगर करना चाहता है, या वो ये चाहता है कि ये सीज फायर ना हो, ये चीजें लंबी चलती रहे, इसी बहाने कुछ और जो अभी तक उनके पास जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उनकी मौत हो जाए, फिर उनको और जवाब मिल जाए हमला करने का। तो कतर तवील अरसे से इसराइल हमास जंगबंदी के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसराइल के निशाने से वो भी नहीं बच सका। हमले के बाद आलमी सतह पर इसकी मजम्मत की गई। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से फोन पर बातचीत की और कहा कि यह हमले नाकाबिल कबूल हैं और हम कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के तई पाबंदे अहद हैं। करना क्या है आगे? सवाल यह है। हिंदुस्तान ने भी इसकी मजम्मत की। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कतर के वजीर आजम से बात की और पहली मर्तबा इसराइल की कार्रवाई की खुले तौर पर मजम्मत की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐतराज और मुस्लिम ममालिक की नाराजगी के बाद भी नेतन्याहू अपने मौकफ से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। नेतन्याहू का अब भी यह स्टेटमेंट है कि कतर या दूसरे ममालिक ये सुन लें कि या तो आप अपने पास से इन लोगों को, जैसे हमास के जो लोग हैं या दूसरे जो उनके जहन में है, उनके अल्फाज में है कि जो दहशतगर्द है, या तो उनको आप एक्सपेल करो, उनको आप हार्बर मत करो, उनको आप अपने यहां रहने का मौका मत दो, या तो उन्हें आप एक्सपेल करो, उन्हें बाहर निकालो, नहीं तो फिर यह काम हम खुद कर लेंगे। यानी अभी भी धमकियां मिल रही हैं। एक बार फिर इस बात का अदा किया है कि वो कतर समेत दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ममालिक पर हमले करते रहेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने कतर को बराह रास्त चैलेंज देते हुए कहा है कि या तो वो दहशतगर्दों को बाहर निकाले या फिर मजीद हमलों के लिए तैयार है। तो पीर और इतवार, यानी इतवार और पीर को 2 रोजा हंगामी इजलास है। इस इजलास के लिए तमाम अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान पहुंच रहे हैं।